बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर चैप्टर नंबर 2 आज हमने स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 2 की सबसे पहली बात है कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की सर स्टोरी शुरू से लेके चलूँगा कि भाई असल में होता क्या है। हम लोगों ने जो लफ्ज़ कॉन्ट्रैक्ट सुना हुआ है, हमारे ज़हन में तो कॉन्ट्रैक्ट से मुराद मुआहिदा ही होता है, ऐसा ही है। और आम तौर पे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किराए का मुआहिदा या ज़मीन बेचने का या ख़रीदने का मुआहिदा हमारी नज़रों से गुजरा होता है। हम क्यों ना उसी की एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझा दें। सर एक बंदा है मिस्टर ए, इसने मिस्टर बी को कहा क्या तुम अपना मकान मुझे 50,000 रुपये महाना किराए पर दोगे। एक पेशकश की किसने? मिस्टर ए ने। किसको? मिस्टर बी को। सर ये जो पेशकश मिस्टर ए ने मिस्टर बी को की है ना, क्या तुम अपना मकान मुझे किराए महाना 50,000 रुपये किराए पे दोगे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक पेशकश की है। यहां पर मिस्टर ए ने ऑफर की है और इस पेशकश करने को कहते हैं प्रपोजल या ऑफर। ए ने बी को पेशकश की कि वो अपना मकान मुझे 50,000 रुपये किराए पर दे दे। इस पेशकश करने को प्रपोजल कहते हैं या ऑफर कहते हैं। बी ने इसके प्रपोजल पर हाँ कह दिया, हाँ मुझे मंजूर है। तो ए के दिए हुए ऑफर या प्रपोजल को बी ने हाँ कह दिया, यानी बी ने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर जब एक्सेप्ट हो गई तो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। ऑफर जब एक्सेप्ट हो गई तो क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। ले सर, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। सर ये ना भी तो कर सकता था। यस अगर इसने ना कर दी, ऑफर व्हेन रिजेक्टेड इज नो मोर एन ऑफर। खत्म। ए ने बी को पेशकश की, बी ने हां कर दिया, बात बन गई। ए ने बी को पेशकश की, बी ने ना कर दिया, बात खत्म हो गई। सर समझ आ रही है? ऑफर करने वाले को ऑफरर कहा जाता है। ऑफर करने वाले को ऑफरर कहा जाता है। प्रपोजर कहा जाता है। ऑफर करने वाले को ऑफरर कहा जाता है, प्रपोजर कहा जाता है। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो वो प्रॉमिस बन जाती है, लेकिन जिसको ऑफर की जाए उसको ऑफरी कहा जाता है और प्रपोजी कहा जाता है। मिस्टर ए यहां पे ऑफरर और प्रपोजर है। सर प्लीज ये वाला ऐसी बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए।
मिस्टर ए ऑफरर और प्रपोजर है। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मिस्टर बी ऑफरी और प्रपोजी है। अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए की ऑफर पे हाँ कर दी तो ये प्रॉमिस हो गया, और अगर प्रॉमिस हो गया तो क्या होगा? सुनिए सर, प्रॉमिस हो गया तो अब मिस्टर ए का ग्रेड एक स्टेप और ऊपर चला गया है, मिस्टर ए प्रॉमिसर बन जाएगा और मिस्टर बी प्रॉमिजी बन जाएगा। अगर मिस्टर ए की दी हुई ऑफर मिस्टर बी ने रिजेक्ट कर दी तो मिस्टर ए प्रॉमिसर नहीं बनेगा, मिस्टर बी प्रॉमिजी नहीं बनेगा। भैया मेरी बात समझ आ रही है? अगर मिस्टर ए की ऑफर मिस्टर बी ने एक्सेप्ट ना की तो प्रॉमिसर और प्रॉमिजी नहीं बनेंगे। हाँ, एक जुमला कहने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर प्रॉमिसर ऑफरर और प्रपोजल होता है, लेकिन हर ऑफरर जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसर हो। सुनिएगा भैया, हर प्रॉमिसर ऑफरर और प्रपोजर होता है, लेकिन हर ऑफरर और हर ऑफरर और प्रपोजर प्रॉमिसर नहीं होता। यानी हर ऑफर करने वाला बंदा प्रॉमिसर नहीं बनता, चूंकि अगर ऑफर रिजेक्ट हो जाए तो वो प्रॉमिसर नहीं बन पाता। और अलबत्ता हर प्रॉमिसर जो है वो तभी होगा जब पहले ऑफर की जाएगी। तो हर प्रॉमिसर ऑफरर और प्रपोजर होता है, लेकिन हर प्रपोजर और ऑफिसर प्रॉमिसर नहीं होता। सर जी आपको ये बात समझ आ गई? ये एक की पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉमिजी की। हर प्रॉमिजी ऑफरर या प्रपोजी होता, सॉरी, हर प्रॉमिजी ऑफरी और प्रपोजी होता है, लेकिन हर ऑफरी और प्रपोजी प्रॉमिजी नहीं होता। यही ऑफरी और प्रपोजी जब ऑफर को रिजेक्ट कर दे तो ये प्रॉमिजी नहीं बनता। यार मैंने इसके मैक्सिमम पहलू आपके साथ डिस्कस कर दिए। ऑफरर, ऑफरी, प्रॉमिसर, प्रॉमिजी, ए ने, हाँ, प्रपोजर, प्रपोजी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, ये सारे पहलू डिस्कस हो गए। अगर ये सारे पहलू डिस्कस हो गए, अब हम ज़रा आगे चलते हैं। ऑफरर और ऑफरी, ऑफरर और ऑफरी, ये दोनों मिल के क्या बन गए? ऑफर ने एक्सेप्टेंस हो गई तो ये बन गया प्रॉमिस। अगला स्टेप समझिएगा। प्रॉमिस के अंदर फैक्टर आ जाएगा कंसिडरेशन का। सर व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का मतलब होता है एवज। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदला। कंसिडरेशन का मतलब होता है एवज। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदला। गौर से बात सुनना।
ए ने बी को कहा क्या तुम अपना मकान मुझे 50,000 रुपये किराए पे दोगे। ए मकान हासिल करने के एवज 50,000 रुपये देने को तैयार है, यानी ये बदला है। यस और नो? बी 50,000 रुपये वसूल करने के एवज अपना मकान किराए पर देने को तैयार है, यानी ये बदला है। यार एक दूसरे के एक्सचेंज कर रहे हैं ना आप, एक चीज के बदले दूसरी चीज दे रहे, एक चीज के एवज दूसरी चीज दे रहे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? प्रॉमिस और कंसिडरेशन, हम प्रॉमिस पे आ गए, फिर उसके बाद कंसिडरेशन की बात करते हैं, और कंसिडरेशन में बदला है। आपको ये बता दिया सर, अगर प्रॉमिस हो और उसमें एक दूसरे के लिए बदला या एवज हो तो ये एग्रीमेंट बनता है। कॉन्सिडरेशन मौजूद है तो ये एग्रीमेंट बनेगा। तुम मुझे अपना मकान किराए पे दे दो या तुम मुझे अपना मकान दे दो, क्यों? वैसे ही उसने कहा मैं दे दूंगा, लेकिन उसने कुछ बदले में लेने या देने की कमिटमेंट नहीं की। सर ये एग्रीमेंट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट बदले के साथ होता है, बदले के बगैर नहीं होता। ये वाला एग्रीमेंट, अच्छा हमने ऑफर एक्सेप्ट हुई, प्रॉमिस बना, प्रॉमिस में कंसिडरेशन थी, तो क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। और अगला स्टेप एग्रीमेंट एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसको कानूनी तौर पर अमल दरामद करवाया जा सकता है। एनफोर्सेबल यानी नाफिज करवाया जा सकता है। अदालत के जरिए नाफिज करवाया जा सकता जी। डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी तौर पर अमल दरामद करवाया जा सकता है या अदालत के जरिए नाफिज करवाया जा सकता है। एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो इसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। दो बंदों के दरमियान प्रॉमिस हुआ है, कंसिडरेशन थी, एग्रीमेंट हो गया है। सर अदालत को बीच में लाना जरूरी नहीं है, अगर अदालत को बीच में लाया जा सकता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट। यानी सर अदालत को बीच में लाने का मतलब अगर आपने कोई मतलब लीगल पेपर पे कुछ यस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है। जिस एग्रीमेंट के मुताबिक आप कार्रवाई कर सको लीगली, हाँ उसके अंदर आ जाएगा। ए ने बी से कहा मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए के एवज 100 बोतलें शराब की दूंगा। ये ऑफर भी ठीक है, एक्सेप्टेंस भी ठीक है, प्रॉमिस भी है, कंसिडरेशन भी है, एग्रीमेंट भी है, लेकिन एनफोर्सेबल बाय इलीगल है। वो 1,00,000 रुपए लेके बाद में शराब की बोतल नहीं देता, वो पुलिस वालों के पास चल जाता कि ये देखो इसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी की, पुलिस वाला उसे ही पकड़ लेगा, इधर आओ ना, तुम तो आओ, गैर कानूनी काम करते हो।
ए ने बी को कहा मुझे तुम 2 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें पेपर लीक करके दे दूंगा। मुझे तुम 2 लाख रुपए दो, मैं रिश्वत दो, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। सर ये सारे काम इलीगल, एनफोर्सेबल बाय लॉ। दूसरी बात, ए सारा दिन थका रहा काम करके घर गया, घर में उसने बीवी को कहा अपनी मुझे चाय बना दो। बीवी ने कहा पहले आप मुझसे वादा करें कि आप इस चाय पीने के एवज में मुझे मिसाल के तौर पे सोने की चूड़ियाँ लेके देंगे। उस बंदे ने कहा हाँ ठीक है। चाय पी के कहता है कौन सी सोने की चूड़ियाँ? बीवी अदालत में चलेगी। अदालत ने फैसला किया ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं। कार्रवाई नहीं की जा सकती। हाँ, क्यों? ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। अगर सर उस वहाँ पे कुछ लिखा है तो फिर हो सकता है उसकी कुछ शर्त फिर हो जाए डोमेस्टिक एग्रीमेंट। यानी जुबानी कलामी जो होगा डोमेस्टिक एग्रीमेंट। ज़बानी का मसला नहीं होता। ज़बानी कलामी तो आप ये बात भी कर सकते हैं कि मैं तुम्हें 100 किलो चावल की बोरी 10,000 रुपये की दूंगा। ज़बानी कर रहे हैं, लेकिन ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। गवाह मौजूद हैं, गवाहों की मौजूदगी में आप एनफोर्स करा सकते हैं। पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक नौयत देख, सर आज तुम मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ, कल मैं तुम्हें शौरमा खिलाऊंगा। 2 दोस्तों ने आपस में तय कर लिया। एक दिन पिज़्ज़ा खा के कहता मेरा पेट खराब हो गया, मैंने नहीं अब तुम्हें शौरमा खिलाना। ये सोशल एग्रीमेंट है, केस नहीं बनेगा, केस नहीं किया जा सकता। क्यों? तो ये कौन सा एग्रीमेंट है? सोशल एग्रीमेंट। सर एक बड़ी कीमती बात है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। सर आपकी नीयत है, ये जब आप कहते हैं ना यार स्टाम्प पे गल कर लेने हैं, स्टाम्प पेपर पे लिख लेते हैं, इसका मतलब है आपकी नीयत है कि अगर कल को कानूनी चाराजोई करनी पड़े तो आप कर सकें। समझ आ रही? ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं असल में आपकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होती है। हर कारोबारी मामले में अंडरस्टूड एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है, कहने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे 100 किलो चावलों की बोरी 10,000 रुपए की दे दो, अंडरस्टूड है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है। ट्रेड में अंडरस्टूड होती है ये बात। समझ आ रही है? ये सारी चीजें पूरी होंगी, इनमें कोई भी चीज भी हो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन हो तो ये एनफोर्सेबल है। अगर इसको ऐसे लिख देता हूं, इंटेंशन नॉट टू क्रिएट लीगल सिस्टम। ठीक हो गया भाई? यस सर। अगर ये बात भी आपकी समझ में आ गई तो वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। भाई मेरी बात समझ आ रही? वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये बुनियादी स्टोरी है कॉन्ट्रैक्ट की। अगर मैं आपको ऊपर से नीचे पढ़ाना शुरू करूँगा इसको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन एक तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सर जी अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर अब ज़रा आगे चलते हैं। मैं आपको पढ़ाते वक्त भी एक काम करता हूँ, इसी तरतीब से पढ़ाता हूँ जिस तरतीब से आपको समझाया है। सर व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, लिख लिए साथ साथ मतलब लिखते जाइए। सिग्निफाइज यानी इजहार करता है।
सिग्निफाइज यानी इजहार करता है, टू अनदर किसी दूसरे बंदे से, विलिंगनेस कि वो कोई काम करना चाहता है, और एब्सटेन टू डूइंग फ्रॉम एनीथिंग, और किसी काम से रुकना चाहता है, वो कोई काम करेगा या किसी काम से रुकेगा, क्यों? ताकि दूसरे बंदे की रजामंदी हासिल कर ले। तो समझा जाएगा कि जो काम इसने किया या जिस काम से रुकने की इसने पेशकश की, समझा जाएगा इसने क्या किया है, प्रपोजल किया, प्रपोज किया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप इजहार कर रहे हैं अपनी ख्वाहिश का कि आप शादी करेंगे उस दूसरे बंदे से। आपने क्या किया है? आपने प्रपोज किया। समझ आ रही है? सर मैं इस इदारे के अलावा और कहीं नहीं पढ़ाऊंगा, आप रुक रहे हैं कहीं और पढ़ाने से ताकि दूसरा बंदा राजी हो जाए। ही सेड टू मेक अ प्रपोजल, आपने प्रपोज किया। सर जी समझ आ रही है? ठीक है। किसी काम को करना या किसी काम से रुकना, उसके लिए अपनी इजहार करना, अपनी जो है वो विलिंगनेस, रजामंदी को, दूसरे की रजामंदी को हासिल करने के लिए इजहार करना कि आप कोई काम करेंगे या किसी काम से रुकेंगे, इसको प्रपोजल कहते हैं। जो बंदा प्रपोजल देता है उसको प्रॉमिजर कहा जाता है, और जो बंदा प्रपोजल एक्सेप्ट करता है उसको प्रॉमिजी कहा जाता है। ये प्रॉमिजर आफ्टर एक्सेप्टेंस होता है। The person accepting the proposal is called the promisee. ले सर, प्रपोजल के हवाले से ये सारी बातें। सर प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाए, जिस बंदे को प्रपोज किया गया है वो अपनी रजामंदी का इजहार कर दे, तो समझा जाएगा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। Every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement. हर प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि कंसिडरेशन बन जाता है एक दूसरे के लिए, उसे क्या कहेंगे? एग्रीमेंट कहेंगे। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एक दूसरे के लिए बदला बन जाए, एवज बन जाए, तो ये क्या होगा? एग्रीमेंट हो गया। और वो एग्रीमेंट जिसको कानूनी तौर पे नाफिज करवाया जा सकता है, इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। सर जी मैंने सारी डेफिनेशंस आपको अच्छे से बता दी और समझा दी जो हमने भी पढ़ी है। अलबत्ता एनफोर्सेबिलिटी क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है एवरी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सर अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लो जनाब, पहली तो बात ये हो। इसीलिए उसने कहा हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दोज एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ आर
नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। An agreement creating a legal obligation is said to be enforceable by law. एग्रीमेंट जिसकी वजह से लीगल ऑब्लिगेशन बने वो एनफोर्सेबल बाय लॉ। याद रखिएगा, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट must be bound to perform their promise. The parties to an agreement must be bound to perform their promise, and in case of default by either of them must intend to sue. For an agreement to be enforceable by law, there should be legal obligation instead of social, moral or रिलीजियस ऑब्लिगेशन। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पहली बात, एग्रीमेंट जिससे लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होंगी वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। पार्टीज टू एग्रीमेंट जो है वो बाउंड होती हैं कि अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करें। अगर किसी ने डिफॉल्ट किया हाँ तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन की जा सकेगी। यानी आपकी नीयत ये हो कि अगर डिफॉल्ट किया गया तो हम इसके खिलाफ क्या कर देंगे, लीगल एक्शन ले लेंगे। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ देयर शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ सोशल, मोरल एंड ना सोशल ना मोरल और ना ही रिलीजियस ऑब्लिगेशन। ना सोशल ऑब्लिगेशन है, मैंने आपको दोस्तों वाली स्टोरी सुनाई, ना मोरल ऑब्लिगेशन है। एक बंदा मांग रहा था, हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए थी, वो बेचारा भूखा था, लेकिन हम बाउंड नहीं। एक बंदा, मौलाना साहब ने आपको आगे के रिबान से बोला, कहते ज़कात क्यों नहीं दे रहे, हम बाउंड ना रिलीजियस ऑब्लिगेशन के लिए हम लीगली बाउंड है, ना मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, ना सोशल ऑब्लिगेशन, हम बाउंड नहीं है। एनफोर्सेबल नहीं होता अगर हमारी लीगल, मोरल या सर ये एक डिस्कशन, इसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। अदील ऑफर्स टू बाय bike from Babar for ₹50,000. Here Adil has made a proposal to Babar in order to obtain assent of Babar to buy his bike. अदील ने ऑफर किया है कि वो बाइक खरीदेगा 50,000 रुपये की। अब यहाँ पे अदील ने प्रपोज किया है बाबर को इन ऑर्डर टू ऑब्टेन असेंट ऑफ बाबर टू बाय हिज बाइक। दूसरा, अदील ने ऑफ़र किया है कि वो बाय करेगा बाइक को फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000 टू विच बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली। बाबर ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया, यानी बाबर ने हाँ कर दी है। अदील ऑफरर, बाबर ऑफरी। एक्सेप्ट करने के बाद अदील प्रोमिजर, बाबर प्रोमिजी। यस, Adil offers to buy E3. Adil offers to buy a bike from Babar for ₹50,000, to which Babar responds positively. Here Adil has made an offer and Babar has accepted it. Adil promiser or Babar promise. Adil offers to buy a computer from Babar for 50,000, to which Babar responds positively. Here Adil's promise to pay ₹50,000 is the consideration for Babar's promise, and Babar's promise to sell the computer is the consideration for Adil's promise. अदील ने ऑफ़र किया है कि वो कंप्यूटर बाय करेगा बाबर के लिए फॉर 50,000, टू विच द बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली। यहाँ पे अदील प्रॉमिस करेगा कि वो प्रॉमिस है कि वो पे करेगा 50,000 इन द कंसिडरेशन फॉर बाबर्स प्रॉमिस। एवज क्या दे रहा है, 50,000 रुपया दे रहा है, और बाबर ने प्रॉमिस किया कि वो क्या करेगा, कंप्यूटर देगा। ठीक हो गया।
तो दोनों के लिए कंसिडरेशन मौजूद है। तो इससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यस उससे पहले एग्रीमेंट। यस। एनफोर्सेबिलिटी की बात करने लगा। Adil offers to sell his furniture to Babar for ₹50,000. Babar accepts this offer. In this agreement, if there is a default by either party, an action for breach of contract can be enforced through a court of law, provided all the essential elements of a valid contract are present in the agreement. सर जी बड़ा क्लियर है, 50,000 रुपया सेल करेगा फर्नीचर 50,000 रुपये के बस। अब बाबर ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली है, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हम क्या कर सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें पूरी हो गई। सर अदील, इसका मतलब है ये इन्फोर्सेबल है। अदील ने इनवाइट किया बाबर को डिनर के ऊपर अपने घर में, बाबर ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब ये सोशल एग्रीमेंट, अगर अदील नहीं आ पाता बाबर को डिनर पर तो बाबर कोर्ट में नहीं जा सकता। इस केस में उसे कहे कि जनाब तुम क्यों नहीं मेरे घर खाने पे आए। सर समझ आ गई? सर ये एक डिस्कशन थी हमारी इसके हवाले से। और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रॉमिस, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रॉमिस सर ऑफर और एक्सेप्टेंस अल्फाज में भी की जा सकती है, तो वो एक्सप्रेस है। अल्फाज का मतलब है लिख कर, बोल कर। और अगर अल्फाज के अलावा की जाए, अगर अल्फाज के अलावा की जाए तो ये क्या कहलाएगी? सिर्फ बोल के नहीं, अल्फाज के अलावा आप कैसे बोल सकते हैं? फिर बोलना ही बचता है ना। नहीं, कैसे लिखना तो आप वर्ड्स सर बोलते हैं तो अल्फाज ही बोलते हैं ना। सर ने रिटर्न नहीं कहा ऊपर, इसमें रिटर्न ये समझ रहे हैं, एक्सप्रेस में रिटर्न को समझ रहे हैं। एक्सप्रेस से मुराद अल्फाज। ये जब आप कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो आप बोल रही हैं एक्सप्रेस है। ये एक्सप्रेस है। और इम्प्लाइड में इशारों के जरिए, इम्प्लाइड में अपने कंडक्ट के जरिए। मैं अभी मिसाल देने लगा हूँ। आप बस स्टॉप पे खड़े थे, बस वाले ने देखा कि आप खड़े हो, बस वाले ने बस को रोक दिया, आप बस पे चढ़ गए, उसने ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट कर ली। आपने देखा खान साहब, मिसाल के तौर पे कोई खान है जो शू पॉलिश कर रहे हैं, आपने उसके सामने अपने जूते रखे, उसने शू पॉलिश कर दी, आपने एक्सेप्ट हो गई। सर समझ आ रही है? यानी ये अल्फाज नहीं, अल्फाज के अलावा जो है वो इम्प्लाइड है, अमल से, कंडक्ट से, बिहेवियर से, ये इम्प्लाइड। अल्फाज जहां में भी आगे वो एक्सप्रेस है। सर डन हो गई बात? बैटरी लो हो गई है जी। बस ये आखिर E7 और E8 दो एग्जांपल्स करेंगे, आज की हमारी आखिरी बात है। अदील ऑफर्स ऑन टेलीफोन टू सेल हिज कार टू बाबर फॉर सर्टन सम एंड बाबर इन रिप्लाई इन्फॉर्म्स अदील दैट ही एक्सेप्ट्स द ऑफर। देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अदील ने ऑफर किया टेलीफोन पर कि वो बेचेगा अपनी गाड़ी बाबर को सर्टन सम पर, और बाबर ने रिप्लाई में इन्फॉर्म किया अदील को कि वो एक्सेप्ट करेगा ऑफर। देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बात हुई है ना टेलीफोन पर, एक्सप्रेस है, अल्फाज है। शू शाइनर ने पॉलिश स्टार्ट कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ साजिद एंड साजिद अलाउज हिम टू डू सो, ये इम्प्लाइड है। सर गौर कर रहे हैं बगैर वर्ड्स के। नहीं सर, हमारे आज के एरिया में हमने बेसिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, इसको विद एग्जांपल्स पढ़ा, एनफोर्सेबिलिटी को विद एग्जांपल्स पढ़ा, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रॉमिस को विद एग्जांपल्स पढ़ा। सर जी क्या आपको समझ आ गया? यस और नो? ले जनाब, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।